इंटरस्टेलर का इंडिया री रिलीज काफी ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। मैंने इंटरस्टेलर के डे 1 पर एक वीडियो रिलीज करी थी विच वाज सॉर्ट ऑफ लाइक एन एक्सप्लेनेशन वीडियो। उस वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। उस वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है मैं सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस नहीं कर पाया, और मैंने लास्ट में बोला था कि अगर तुम लोगों को एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करूं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो उसी बारे में है। इस वीडियो में हम 11 ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इंटरस्टेलर में जो बहुत सारे लोग इजीली मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात तो ट्रू है कि ये मूवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 या 3 बार में ही समझ आती है। बट क्योंकि इस मूवी को रिलीज हुए भी 10 साल हो गए हैं तो काफी ज्यादा डिटेल्स ऑलरेडी तुमको शायद पता होंगी। तो बहुत जो कॉमन डिटेल्स हैं उनको मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसी डिटेल्स जो थोड़ी हिडन सी रह गई उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर अगर तुमने ध्यान दिया हो तो उसने अपने शिप को ही एज अ बेस यूज कर रखा था, और जब ये लोग उस शिप के अंदर जाते हैं तो तुम नोटिस करोगे कि सीलिंग पे और फ्लोर पे दोनों ही जगह फ्लोर ग्रिप्स लगी हुई हैं। इसका मतलब ये शिप अपसाइड डाउन भी यूज हो सकता है और इसकी ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस में ओरिएंटेशन डिफर कर सकती है क्योंकि वहां पर ऑफ कोर्स कोई ग्रेविटी नहीं है। तो जितने भी शिप्स हैं उनको इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो बोथ वेज यूज हो सकते हैं। मूवी के एंड में जब कूपर वेकअप करता है अपने हॉस्पिटल में और जब उसको ले जाया जाता है उसके हाउस के रेप्लिका के अंदर, तो एक बहुत स्मॉल सी डिटेल है कि वो अपनी उंगली से चेक करता है कि टेबल पर डस्ट है या नहीं, क्योंकि ये उसकी एक अनकॉन्शियस हैबिट बन चुकी होती है अर्थ पर रह रहकर, जहां पर बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं। बट ऑफ कोर्स क्योंकि स्पेस स्टेशन बिल्कुल नया बना होता है तो वहां पर उसको बिल्कुल भी डस्ट नहीं मिलती है। एक और चीज जो डॉकिंग सीन में शायद तुमने मिस आउट कर दी होगी वो ये है कि केस जब कूपर को बताता है कि एंड्योरेंस का स्पिन कितना है, तो यहाँ पर पहले उसने 67 बोला और फिर 68 बोला। अब ये डिटेल बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट है क्योंकि एंड्योरेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने मास को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है एंड इसी वजह से उसका आरपीएम भी इंक्रीज कर रहा है। तुम्हारे पास अगर 11th क्लास में साइंस थी तो तुम इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, और इसी वजह से जब एंड्योरेंस ने मास को लूज करना शुरू किया अपनी डेब्रीज के फॉर्म में तो उसका स्पिन धीरे धीरे इंक्रीज किया। एक और चीज, इस सीन से जस्ट पहले जब डॉक्टर मैन अपने रेंजर को एंड्योरेंस पे डॉक करने में अनसक्सेसफुल होते हैं और एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिसमें एंड्योरेंस के 2 रिंग मॉडल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहां पर अगर तुम नोटिस करोगे तो उस एक्सप्लोजन की कोई साउंड नहीं होती क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था जो साउंड को प्रोपेल कर सके। एक और चीज उसी सीन में अगर तुम नोटिस करोगे तो उस एक्सप्लोजन की वजह से जो फायर क्रिएट होती है वो भी बहुत जल्दी बुझ जाती है क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो डिप्लीट हो चुकी होती है। अब अगर तुमको ये डाउट है कि एंड्योरेंस के अंदर ऑक्सीजन कहां से आई, तो एंड्योरेंस के अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो ह्यूमंस के लिए बनाया गया था जहां पर ऑक्सीजन को प्रेशराइज्ड फॉर्म में रखा गया था, और क्योंकि डॉकिंग सही से नहीं हो पाई थी इसलिए वो ऑक्सीजन भी डीप्रेशराइज हो गई और वही ऑक्सीजन चलती है जब वो एक्सप्लोजन होता है। पॉल फ्रैंकलिन जो इस शॉट के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी इफेक्ट को अचीव करने के लिए, क्योंकि मूवी में सीजीआई का यूज बिल्कुल भी नहीं है और उनको किसी ना किसी तरह फ्लेम्स को बहुत जल्दी बुझाना था ताकि वो वैक्यूम ऑफ द स्पेस को रिक्रिएट कर सकें। इस मूवी में क्रिस्टोफर नोलन के 2 रूल्स थे टाइम ट्रेवल को लेके। पहला ये था कि जो कूपर है वो कभी भी पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकता, और दूसरा ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का यूज करके मैसेजेस को कैरी आउट किया जा सकता है। अब पहली बात सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है कि कूपर पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकता, बट इस सीन को नोटिस करो। जब कूपर पहली बार मर्फ को छोड़कर जा रहा होता है तब वो गेट खोलता है अपने लेफ्ट हैंड से, बट यही सेम इवेंट जब वो टेसरेक्ट में देख रहा होता है तब वो गेट खोलता है अपने राइट हैंड से। क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा रहता है, तो ये एक मिस्टेक तो नहीं हो सकती। आई थिंक ये सीन मल्टीपल रियलिटीज को बताता है जो कि बाहर से देखने में तो बिल्कुल सिमिलर हैं बट उनके अंदर बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, और ये थ्योरी इस बात को भी प्रूव करती है कि कूपर अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। जब कूपर अपने रेंजर को एंड्योरेंस में डॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और केस बोलता है कि एंड्योरेंस स्ट्रेटोस्फीयर को हिट कर रहा है, तो तुम एक चीज नोटिस करो कि जब वो लोग स्ट्रेटोस्फीयर को एक्चुअली हिट कर रहे होते हैं तो तुम ग्लास में से देख सकते हो कि नीचे का एरिया रेड हो गया है, और केस भी इस बात को कंफर्म करता है कि एंड्योरेंस इज स्टार्टिंग टू हीट, जिसका मतलब उनका रेंजर भी हीट ही कर रहा होगा इस टाइम पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पर वो लोग बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, और जब वो नीचे की साइड जा रहे होते हैं तो जो एयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और एयर के पार्टिकल्स जब कंप्रेस होते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से हॉट प्लाज्मा क्रिएट होता है, और वो हॉट प्लाज्मा रेड कलर का दिखता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि कोई भी विजुअल इफेक्ट्स यूज नहीं हुए थे इस चीज को अचीव करने के लिए, तो इन लोगों ने एक्चुअली मटेरियल का यूज करके सेम सिनेरियो को क्रिएट किया था, जैसे कि वो ब्लैक होल, और जो एक्टर्स हैं वो भी उसी चीज को देखकर रिएक्ट कर रहे थे।
अब ये जो रेड कलर की चीज है ये भी शायद उसी तरीके से इन्होंने अचीव करी होगी। इसी टाइम पर कूपर केस को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर वो बेहोश हो जाए तो वो उसकी जगह डॉकिंग अटेम्प्ट करे। बट यहाँ पर ही कूपर का प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो रेंजर एंड्योरेंस के स्पिन को मैच करने की कोशिश कर रहा होता है। अब डॉक्टर ब्रैंड तो रेंजर के स्पिन के हिसाब से ही अपनी बॉडी को फ्री छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन कूपर रेंजर के मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं होता और डॉकिंग को अटेम्प्ट करता है। इसी बात से पता चलता है कि क्यों कूपर को चूज किया गया इंस्टेड ऑफ डॉक्टर ब्रैंड फॉर दिस मिशन। एक और डिटेल जो मैंने शायद अपनी पुरानी वीडियो में भी बोली है, कूपर एक ऐसी वॉच पहनता है जो मोशन से चार्ज होती है, और जब ये लोग क्रायो स्लीप में जाते हैं तो वहां पर उसकी बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी वॉच भी स्टॉप हो जाती है। और जब ये लोग क्रायो स्लीप से बाहर आते हैं तो इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि कूपर अपनी वॉच को वाइंड कर रहा है ताकि वो उसका टाइम एक्चुअल टाइम से मैच कर सके। मूवी के स्टार्ट में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमको बताया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया गया है कि मून लैंडिंग फेक थी। You don't believe we went to the moon? I believe it was a brilliant piece of propaganda. और ये चीज एक लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को अपने पास लाके इस लेजरस मिशंस को फंड कर रही है। अब नासा ये चीज नहीं चाहता कि पब्लिक में ये बात फैले, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ये बोलता है कि हम सबको फार्मर्स बनना चाहिए, स्पेस मिशंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बट ऑफ कोर्स नासा बिलीव करता है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और हमें कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत कूल डिटेल है जिससे गवर्नमेंट स्पेस ट्रेवल में अपने इन्वॉल्वमेंट को छुपा रही है पब्लिक से। जब कूपर और बाकी का क्रू वर्महोल के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं और डॉक्टर ब्रैंड अपना फर्स्ट हैंडशेक एक्सपीरियंस करती है, तब हमको ये चीज भी बताई जाती है कि वर्महोल के थ्रू बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैसेजेस ही ट्रेवल कर सकते हैं और वो मैसेजेस बहुत ज्यादा सिंपल होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम डायलेशन एक फिनोमिना होता है वर्महोल के अंदर, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स मैसेजेस ट्रेवल नहीं कर पाते। अब एक फैन थ्योरी के हिसाब से जैसे ही वो लोग वर्महोल के अंदर जाते हैं वैसे ही सब कुछ अर्थ पर इंस्टेंटली शिफ्ट होता है टू द मोमेंट जब कूपर अपने आप को टेसरेक्ट से बाहर सैटर्न के पास पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज सोचो, जैसे ही ये लोग वर्म होल के अंदर जाते हैं वैसे ही डॉक्टर ब्रैंड हैंडशेक करती है टू द कूपर, जो अभी अभी ग्रेविटी की इक्वेशंस मर्फ को बताकर एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब कि वर्म होल में जाने से पहले टाइम बिल्कुल लीनियर फॉर्म में चल रहा था, लेकिन वर्म होल में एंटर करते ही टाइम एक सिंपल लीनियर फैशन फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से मेरा ये मानना है कि वर्म होल के अंदर जो भी चीजें हुई, ये लोग मिलर्स प्लेनेट पर गए, डॉक्टर मैन्स के प्लेनेट पर गए, वो इंस्टेंटली हुई अर्थ के पर्सपेक्टिव से। और जैसे ही कूपर वर्म होल से बाहर आया वैसे ही मर्फ ने ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व कर ली और हम सैटर्न के पास आ गए। इसका मतलब ये है कि वर्म होल के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है और टाइम नॉन लीनियर फैशन में चल रहा था, क्योंकि कूपर के पर्सपेक्टिव से हैंडशेक और ब्रैंड के पर्सपेक्टिव से हैंडशेक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में ही हुआ है। एक और चीज ये है कि कूपर का रिलेशनशिप उसके बेटे के साथ कभी भी क्लोजर अचीव नहीं करता, क्योंकि मूवी के एंड में हमको नहीं पता टॉम के साथ क्या हुआ, मे बी वो अब तक मर चुका है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है इस सीन में देखो वो टॉम को किस तरीके से एड्रेस करता है। कूपर टॉम को स्लो डाउन टर्बो कह रहा है और बाद में डॉक्टर मैन्स के प्लेनेट पर वो सेम चीज टार्स को भी बोलता है। An extra engineer. You better slow down, Turbo. अब ये चीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकती है, बट मेरा मानना है कि कूपर कहीं ना कहीं ये जानता था कि अब वो टॉम से कभी नहीं मिल पाएगा आफ्टर ऑल द मैसेजेस ही सॉ। सो स्लोली वो टार्स को अपना एज अ सन एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है। मूवी के एंड में कूपर स्टेशन पर भी वो टार्स को रिपेयर करता है और अपने साथ लेकर जाता है डॉक्टर ब्रैंड के प्लेनेट पर। तो आई थिंक ये कूपर का एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो उसको इमोशनली प्रिपेयर कर रहा है अपने बेटे की डेथ के लिए। अब ये थी कुछ हिडन डिटेल्स इंटरस्टेलर के बारे में जो अपनी पहली वीडियो में मैंने मिस कर दी थी, बट मजे की बात यह है कि अभी भी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी हैं। तो अगर तुमको उन डिटेल्स के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है इंटरस्टेलर के ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो वो भी तुम देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।